तो गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सिविल स्टैप यूपीएससी। होपफुली मेरी आवाज आप सब लोगों तक अच्छे तरीके से आ रही होगी। एक बार कंफर्म कर दीजिए एम आई ऑडिबल और नॉट। उसके बाद हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सही, क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है, 2 मिनट लेट है। होपफुली आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाया होगा। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, जो हमारे हैंडआउट्स हैं पिछले लेक्चर के, हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर शेयर कर दिए गए हैं। एक बार फिर से उसको देख लीजिए। आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, उस पीडीएफ फाइल के ऊपर क्लिक करना है और साथ में आपको राइट हैंड साइड पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। एक एरो बना होगा नीचे को, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अगर फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है यहीं पे ही किस तरीके से नोट्स को डाउनलोड करना है उससे रिलेटेड जानकारी से जो है वो साझा की गई है आप लोगों के साथ पहले ही। तो आप लोग उस वीडियो देखो, उसके स्टेप्स को फॉलो करो, ऑटोमेटिकली जो वो सारे के सारे नोट्स जो हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। क्लियर? चलिए वापस आइए। तो इससे पहले आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनकी हम लोग शुरुआत करें तो आप सब लोगों के सामने ये पूरा शेड्यूल है इस हफ्ते का। कल होली की छुट्टी रहेगी तो कल लेक्चर नहीं होगा, तो आप सब लोगों को एडवांस से ही मैं आप लोगों को हैप्पी होली कहना चाहूंगा। इसके साथ साथ मंडे और ट्यूसडे को आप लोगों ने देख लिया, सुबह आप लोगों की मैथ्स की क्लास चल रही है, सेकंड हाफ में आप लोगों की पॉलिटी की क्लास चल रही है। सिमिलरली जो 9th एंड 10th मार्च रहेगा वहां पे मॉर्निंग में आप लोगों की हिस्ट्री के लेक्चर चलेगा और शाम को जब आप लोगों का इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ जो है उसके लेक्चर्स चलेंगे। क्लियर? और जो हमारा 11th मार्च यानी कि सैटरडे वाला दिन रहेगा वहां पे आप लोगों के साथ जितना आप लोगों ने पूरे एक हफ्ते में पढ़ा होगा उनके जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे, ताकि आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बिल्कुल असेस कर पाओ, देख सको कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप लोग क्या उनके बेसिस के ऊपर जो एमसीक्यू आप लोगों से पूछे जाएंगे क्या आप लोग उनको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये जानकारी जो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? 11 बजे सेशन शुरू होगा, 11 से लेकर 2 बजे तक। जितने सवाल आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे 3 घंटों में जब हमने उन पूरे के पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस भी करना है और आपने उनको सॉल्व भी करना है। क्लियर? तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद 12 डिफरेंट शेड्यूल्स। आज हम लोग सबसे पहले शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और अगर टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है तो हम लोग अगला टॉपिक दैट इज प्रियम्बल उसकी तरफ भी मूव करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो शेड्यूल्स हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हम अपने देश के संविधान, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो देश का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल हैं। पार्ट का आप ऐसा मतलब समझिए कि पार्ट जो है वो हमेशा एक ब्रॉड टॉपिक को कवर करेगा, हमेशा एक ब्रॉड टॉपिक को कवर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट 3 है, जो भाग 3 है, वो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की बात करेगा। अब उन फंडामेंटल राइट्स को समझाने के लिए काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, क्लियर, काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोगों को आर्टिकल्स के रूप में देखने को मिलती है। यानी कि जो ब्रॉड टॉपिक है उसके अंदर जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए राइट टू इक्वालिटी है, जो हमारे फ्रीडम, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हिस्सा है। क्लियर? या फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, उन सबसे रिलेटेड जानकारी जो है वो हम लोगों को आर्टिकल्स में देखने को मिलेगी। यानी कि जो पार्ट जो एक ब्रॉड टॉपिक को कवर करता है उसको आर्टिकल्स की सहायता से एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स, वहां पे हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जानकारी या इंफॉर्मेशन जो है वो हम सब लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर? तो समझ आई कहानी? तो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करते हैं तो हम पार्ट्स और आर्टिकल्स की सहायता से पढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ आर्टिकल्स ऐसे रहते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि मान लीजिए हमारा जो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 1 में लिख दिया गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है जी, कि इंडिया जो है वो आपका यूनियन है अलग अलग राज्यों का। अब सवाल आएगा कि जब आर्टिकल 1 के अंदर स्टेट शब्द यूज किया गया या आर्टिकल 1 के अंदर यूनियन टेरिटरी शब्द यूज किया गया, वर्ड यूज किया गया, तो हमारे देश में कौन कौन सी स्टेट्स, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि जो आर्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा जानकारी है, वो हम लोगों को किस में देखने को मिलती है? वो हम लोगों को शेड्यूल्स में देखने को मिलती है। तो अब समझिए कि जब भी हम लोग मान लीजिए आर्टिकल 1 को पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 3 को पढ़ रहे हैं, जहां पे स्टेट्स का जिक्र हो रहा है, जहां पे यूनियन टेरिटरी का जिक्र हो रहा है, तो उससे संबंधित जानकारी, उससे रिलेटेड जानकारी जो है वो हम लोगों को शेड्यूल 1 के अंदर देखने को मिलेगी। क्लियर?
डन। तो इसी तरीके से शेड्यूल 1, 2, 3 और टोटल हम लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल, 12 शेड्यूल जो है वो देखने को मिलते हैं। तो होपफुली जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज शेड्यूल, उसके बारे में आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि शेड्यूल का मतलब क्या होता है। तो शेड्यूल को हम लोग बहुत बार कहते हैं कि एक अपेंडिक्स है। क्लियर? ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हर एक आर्टिकल को समझने के लिए जो है वो हम लोग यूज करते हैं। डन। जैसे मान लीजिए कहीं ओथ की बात है, क्लियर, तो ओथ अलग अलग जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे संवैधानिक संस्थान हैं, वो क्या ओथ लेंगे, उनके बारे में भी आप लोग किसी एक शेड्यूल में जिक्र देखोगे। क्लियर? सिमिलरली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो यूनियन है उसके सब्जेक्ट पहले से ही डिसाइडेड होते हैं कि जो हमारी यूनियन लिस्ट होगी उसमें जिन सब्जेक्ट्स का जिक्र किया जाएगा उनके ऊपर यूनियन जो है वो लॉ बनाएगा, उनके ऊपर यूनियन जो है वो कानून बनाएगा। अब यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो बेसिकली उनको समझाने के लिए जो है वो हम लोगों को जो शेड्यूल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे शेड्यूल 7 में प्रॉपरली एलोकेट किया गया है कि यूनियन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाएगा, स्टेट किन के ऊपर बनाएगा, और यूनियन और स्टेट दोनों मिलके किन के ऊपर कानून जो है वो पास कर सकते हैं। क्लियर? तो समझ आ रही कहानी? तो शेड्यूल जो है वो हम लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हमारे संविधान से रिलेटेड है वो प्रदान करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। और एग्जाम के अंदर हम लोग बहुत बार देखते हैं। अब ध्यान रखिए कैसा सवाल, कैसा क्वेश्चन जो है वो आप सब लोगों से पूछा जा सकता है। क्लियर? कैसा सवाल, कैसा क्वेश्चन जो है वो आप सब लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप लोगों से नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारा कौन सा शेड्यूल जो है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। जैसे मैं सीधा आपसे पूछूं कि जैसे मैंने बताया कि टोटल कितने शेड्यूल है, टोटल 12 शेड्यूल है। अब ध्यान रखना, जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब हमारे यहाँ पे टोटल 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे। इसका मतलब है टाइम के साथ साथ हमारे यहाँ पे शेड्यूल की संख्या इंक्रीज हुई। तो ये जो 8 से लेके 12 हमारे शेड्यूल इंक्रीज हुए, यानी कि 9 है, 10 है, 11 है और 12 है, यानी कि 4 नए शेड्यूल जो आए, इसके लिए संविधान में कोई ना कोई संशोधन हुआ होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई होंगी। तो वो कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हैं? क्लियर? दूसरी बात यहां पे पूछी जा सकती है सीधा कि शेड्यूल 3 किससे डील करता है, शेड्यूल 4 किससे डील करता है, शेड्यूल 5 किससे डील करता है। और कुछ हमारे ऐसे शेड्यूल हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा गहराई में जाके पता होना चाहिए। जैसे शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 8 है, शेड्यूल 10 है, इवन 11 और 12 भी है। लेकिन जो 11 और 12 शेड्यूल है उनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग लोकल बॉडीज यानी कि जो पंचायतें और म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो होपफुली जो बेसिक्स इंट्रोडक्शन थे, कैसे क्वेश्चन हम लोगों से शेड्यूल टॉपिक के ऊपर पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में आप सब लोगों को पता चल गया होगा। तो चलिए जल्दी से जो है वो हम लोग कुछ शेड्यूल्स को, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ शेड्यूल से रिलेटेड हमारे पास जानकारी बस यही होनी चाहिए, कुछ शेड्यूल से रिलेटेड हमारे पास जानकारी जो है वो बस यही होनी चाहिए कि कौन सा शेड्यूल के अंदर एक शेड्यूल 1, 2, 3 के अंदर क्या क्या लिखा गया है। कुछ जो डिटेल में पढ़ने वाले शेड्यूल्स हैं उनके बारे में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम उनके बारे में गहराई में जाके उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला शेड्यूल, आप सारे के सारे लोग जो वो ध्यान रखेंगे, तो जो शेड्यूल 1 है वो हमारा है बेसिकली स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड। क्लियर? तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि कितनी स्टेट्स हमारे देश के अंदर एग्जिस्ट करती हैं एंड कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो जो भी राज्य हैं या जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में जानकारी, कब उनकी फॉर्मेशन हुई, क्या उनका नंबर है फॉर्मेशन का, वो सारे के सारे जो डिटेल है वो हम लोगों को शेड्यूल 1 के अंदर देखने को मिलती हैं। क्लियर? 28 स्टेट्स जो है वो हम लोगों को हमारे देश के अंदर देखने को मिलती हैं और 8 जो है वो हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज हैं। पहले 9 होती थी, अब हम लोगों को 8 देखने को मिलती हैं। क्लियर? तो उन सारी की सारी जानकारी कहां पे देखने को मिलेगी? आपको शेड्यूल 1 के अंदर देखने को मिलेगी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ, दैट इज योर शेड्यूल 2। अब देखिए हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसी पोजीशन होती है, कुछ ऐसी हमारे संस्थान हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा संविधान का जो है वो रक्षा करेंगे, संविधान की प्रोटेक्शन करेंगे और किसी भी सिचुएशन में उनका जो वर्किंग स्टाइल है, उनका जो काम करने का तरीका है, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं आ सकती है। क्लियर? और ध्यान रखिए किसी भी एक इंस्टीट्यूशन में जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो शेड्यूल 2 हमारा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें देखने को मिलता है वो बेसिकली सैलरीज की बात करता है इन जनरल, अगर आसान भाषा में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। और ये उन इंस्टीट्यूशन की सैलरीज की बात करेगा जिनमें चेंजेस करना, जिनकी जो पैसा है, जिनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसमें चेंजेस करने की जो संभावना या पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल मिनिमम रहेगी। क्लियर?
अब ध्यान रखो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आपके शेड्यूल 2 के अंदर आएंगे, जो भी बॉडीज आपके शेड्यूल 2 के अंदर आएंगे, जो भी ऑफिसेज आपके शेड्यूल 2 के अंदर आएंगे, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड होंगे। उनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, उनकी जो सैलरीज हैं, वो किसी भी सिचुएशन में खतरे में नहीं आ सकती है। अगर मान लीजिए फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में लगती है, जो आज तक नहीं लगी है, तो वहां पे एक्सेप्शन जरूर हो सकती है, बट इन नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस उनके पास प्रॉपर सैलरी रिलेटेड सिक्योरिटी रहती है। क्लियर? और वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में आप सब लोगों को होना चाहिए, जिनको जो है वो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, वो देखिए कौन कौन है। अब देखिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ी बॉडी जिसके नाम पे सारे के सारे डिसीजन हमारे देश में लिए जाते हैं, दैट इज योर प्रेसिडेंट। क्लियर? इसके साथ साथ गवर्नर, इसके साथ जो हमारे जजेस हैं, चाहे मैं हाई कोर्ट के जजेस की बात करूं या मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करूं। क्लियर? और साथ में सीएजी, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी का काम क्या रहता है? सीएजी का काम होता है जो खर्चा सरकार के द्वारा किया जाता है, ये उसकी ऑडिटिंग करता है। क्लियर? तो ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में शेड्यूल 2 में जिक्र किया गया है। तो आप लोगों ने बस ये ध्यान रखना है कि शेड्यूल 2 के अंदर कौन कौन सी जो बॉडीज हैं, कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बात की गई है। पहली बात समझ आ गया? अभी बचे हैं 2-3 और आपको याद होने चाहिए। अब देखिए जो हमारे यहां पे लेजिस्लेचर है, ये ध्यान रखेंगे सारे लोग। देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझने की आवश्यकता है। जो भी हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो कानून बनाता है। जैसे सेंटर लेवल के ऊपर हमारी संसद होती है जिसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, और राज्यों स्टेट लेवल के ऊपर जो हम लोग जिसको विधानसभा कहते हैं, क्लियर, या लेजिस्लेचर कहते हैं, या विधान परिषद कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। क्लियर? तो जो भी हमारी लेजिस्लेचर है, चाहे मैं पार्लियामेंट की बात करूं, क्लियर, चाहे मैं स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूं, तो उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है? जो उनको लीड करते हैं, जो उनको हेड करते हैं। जैसे पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों को लोकसभा और राज्यसभा जो है वो देखने को मिलती है। तो जो लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, मतलब लोकसभा का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है? स्पीकर होता है। जो राज्यसभा का, ये स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होता है। और जो राज्यसभा होता है उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होते हैं। क्लियर? तो इन सबको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है। हालांकि एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज को नो डाउट बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन सबके पास जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आप लोगों को लेजिस्लेचर के देखने को मिलेंगे, उनकी जो सैलरी प्रोटेक्शन है वो शेड्यूल 2 में लिखी गई है। और ध्यान रखना, हमारा जब बजट बनता है तो उसमें दो तरह का खर्चा होता है, दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है। एक एक्सपेंडिचर वो होता है जिसके ऊपर वोटिंग हो सकती है, जिसको कम किया जा सकता है। दूसरा एक्सपेंडिचर वो होता है जिसके ऊपर वोटिंग नहीं होती, जिसको कम नहीं किया जा सकता। वो सारे का सारा जो खर्चा है वो शेड्यूल 2 की जो सैलरीज है वो उसी खर्चे में डाली जाती है। हालांकि और भी चीजें उसके अंदर आती हैं, लेकिन शेड्यूल 2 की जो सैलरीज है वो हम लोगों को उसी एक्सपेंडिचर में, उसी खर्चे के अंदर देखने को मिलती है। तो अब मान लीजिए कि कल को अगर बजट फेल भी हो जाए, तब भी इनको जो पैसे मिलने हैं, इनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में खतरे में नहीं आएगी। क्लियर? तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो शेड्यूल 2 है उसमें कौन कौन सी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से जो हमारी बॉडीज हैं जिनका जिक्र किया गया है। तो देखिए प्रेसिडेंट आ गया, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आ गया, क्लियर, गवर्नर आ गया, सीएजी आ गया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आ गया, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब इसके बाद आप स्टेट्स में चले जाइए, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। हालांकि हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हमें बहुत ज्यादा जगहों पे देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जहां जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी वहां वहां वो जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन रहेंगे उसके, जिसको हम लोग हिंदी में विधान परिषद कहते हैं, क्लियर, वो बेसिकली जो वो किसके अंडर आएगी? वो शेड्यूल 2 के अंदर उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। सिमिलरली जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभाओं के होंगे, जो हर स्टेट में हमें और कुछ यूटीज में हमें देखने को मिलती हैं, तो उनके पास जो ये पूरे की पूरी प्रोटेक्शन है। क्लियर? तो यहाँ पे जो आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिए, होपफुली ये चीजों को मेमोराइज करने में आप लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। दूसरा शेड्यूल क्लियर हो गया सब लोगों को? देखिए इजी है। तीसरा शेड्यूल और आसान है। तीसरा शेड्यूल जो है, थर्ड शेड्यूल, बेसिकली डील करता है ओथ्स के साथ। अब देखिए जब मैं बात करूंगा कि हमारे यहां पे जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसके नाम पे सारे के सारे डिसीजन लिए जाते हैं, वो कौन है? सबसे बड़ी अथॉरिटी है प्रेसिडेंट। क्लियर? अब देखिए जब हम लोग प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट का जिक्र, ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, जो प्रेसिडेंट है उसका जिक्र जो जो शेड्यूल 3 है वहां पे नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूंगा तो प्रेसिडेंट के बारे में ऑलरेडी जो आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे प्रेसिडेंट क्या शपथ लेगा, क्या ओथ लेगा, उसके बारे में लिखा गया है कि कौन कौन सी लाइन जो है वो प्रेसिडेंट पढ़ेगा जब वो शपथ लेगा या जब वो ओथ लेगा। क्लियर?
सिमिलरली जब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो 69 आर्टिकल ऐसा है जहां पे वाइस प्रेसिडेंट ने जब ओथ लेनी होगी तो उसकी ओथ के क्या शब्द होंगे उसका जिक्र आर्टिकल 69 में किया गया है। जब गवर्नर की ओथ की बात की जाएगी तो उसका जिक्र जो है वो आर्टिकल 159 में किया गया है। मतलब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कोई ना कोई आर्टिकल है जहां पे उसका जिक्र किया गया है, उनकी ओथ्स के बारे में कहा गया है। लेकिन ध्यान रखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी वो पालना करेंगे और हर एक इंस्टीट्यूशन की जो ओथ या शपथ है उसको संविधान में नहीं लिखा जा सकता है। यही कारण है वो इंस्टीट्यूशन जिनकी ओथ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, संविधान को चलाने के लिए, उनकी ओथ का जिक्र जो है, उनके ओथ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोगों को शेड्यूल 3 में देखने को मिलती है। तो पहले तो आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनकी ओथ का जिक्र जो है वो शेड्यूल 3 में नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी न किसी आर्टिकल में जो है वो इनकी जो है वो इनके बारे में मेंशन किया गया है। क्लियर? वापस आइए। अब देखिए जब हम लोग ओथ की बात करते हैं तो बिल्कुल आसान सी भाषा में समझिए कि जब हम लोग एक समझा देता हूं मैं आपको किसको याद कैसे रखना है, बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आप लोग इसको कैसे मेमोराइज करते हैं। मान लीजिए जैसे मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूं, क्लियर? तो हिंदुस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसको प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लोगों के साथ साथ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी रहती है। क्लियर? अब देखिए कैसे डेमोक्रेटिक पूरी प्रोसेस होती है जहां पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को फाइनली इलेक्ट करके भेजते हैं। तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल एक कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन में खड़ा होता है। जहां पे मान लीजिए 2 लोग खड़े हुए, 3 खड़े हुए, 10 खड़े हुए, वो कैंडिडेट के रूप में खड़े होंगे। तो जब कोई भी इंडिविजुअल कैंडिडेट के रूप में खड़ा होगा तो उसको भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेनी पड़ेगी। तो उसकी ओथ का जो जिक्र है वो भी शेड्यूल 3 में किया गया है कि कोई कैंडिडेट जब इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, क्लियर, तो वो क्या शपथ लेगा, क्या ओथ लेगा। अच्छा, अब ये कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन जीत गया। इलेक्शन जीतने के बाद मान लीजिए ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, पार्लियामेंट का जब वो मेंबर बन गया, क्लियर। जैसे ही ये पार्लियामेंट का मेंबर बनेगा तो मेंबर बनते ही इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसकी जो रोल्स हैं संविधान के लिए और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जैसे ही ये इलेक्ट हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, ये फिर से शपथ लेगा, फिर से ओथ लेगा। तो इसकी ओथ का भी जिक्र जो हमारे लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे, क्लियर, जो कानून बनाने वाले संस्थान हैं, इसके जो मेंबर होंगे ये फिर से एक बार ओथ लेगा एज ए एमपी। क्लियर? उसके बाद हो सकता है कि कोई कुछ एमपीज ऐसे हों जो मिनिस्टर बनने की ओथ लें, कुछ एमपीज ऐसे हों जो मिनिस्टर बनने की ओथ लें। तो जब वो मिनिस्टर बनने की ओथ लेंगे उनका जिक्र भी कहां पे किया गया है, उनका जिक्र भी शेड्यूल 3 में किया गया है। समझ आई कहानी की नहीं? ठीक है, चाहे सेंटर लेवल की बात हो इलेक्शंस की या स्टेट लेवल की बात हो, सिर्फ यहाँ पे लोकसभा या पार्लियामेंट और उसके साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और बाद में उन्हीं में से कुछ बने हुए मिनिस्टर्स की बात हो रही है। समझ आ रही कहानी? तो यहां पे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी आप लोग सिचुएशंस को समझ सकते हो क्योंकि शेड्यूल 3 बना क्यों, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इसको पिक करोगे तो आप लोगों के लिए चीजों को मेमोराइज करना जो वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, या जो हमारा सीएजी है यानी कि कैग है जिसके बारे में शेड्यूल 2 में भी जिक्र किया गया था, अब क्योंकि इनकी ओथ का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में नहीं किया गया, यही कारण है इनकी जो ओथ है उसको भी हम लोग शेड्यूल 3 के अंदर देखते हैं। समझ आई कहानी? तो एक बार जल्दी से फिर से जो शेड्यूल 3 है उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो शेड्यूल 3 की अगर हम बात करें, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स होंगे यूनियन लेवल के ऊपर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स होंगे, मिनिस्टर्स होंगे स्टेट लेवल के ऊपर, राज्य स्तर के ऊपर जो मिनिस्टर्स बनेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होंगे, क्लियर, उसके साथ साथ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीएजी होगा। और इसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स होंगे, जो यहां पे नहीं लिखा गया है, जो कैंडिडेट्स होंगे, चाहे वो फिर पार्लियामेंट के लिए कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, सबकी जो ओथ है उसका जिक्र शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। अच्छा, बोर्ड का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? सभी लोगों के साथ ऐसा इशू आ रहा है? प्लीज एक बार बता दीजिए। बोर्ड का जो इशू है, क्लैरिटी का इशू, क्या सभी लोगों को आ रहा है कि कुछ लोगों को आ रहा है, कुछ लोगों का सही है? प्लीज अपने जो पिक्सल्स हैं उनको चेंज कर लीजिए। क्लियर है? ठीक है। आई थिंक कभी कभी देखिए इंटरनेट का इशू हो सकता है कि हमारे फ्रंट पे भी हो। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। कुछ लोगों, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके जी, ओके ओके। चलिए, तो शेड्यूल 1, 2, 3 समझ आ गया सब लोगों को।
अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट शेड्यूल की, दैट इज शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखो याद क्या करना है आपने, जो शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली राज्यसभा के साथ डील करता है। जो शेड्यूल 4 है वो बेसिकली आप लोगों का राज्यसभा के साथ जो है वो डील करता है। क्लियर? डील करता है। क्लियर? कि जो हमारी राज्यसभा की सीट्स हैं वो किस किस स्टेट और यूटी को कितनी मिलेगी। अब दो तीन चीजें जो मैं यहां पे समझने की कोशिश करिए। जैसे जब हम लोग, एक सेकंड में थोड़ा डार्क पेन यूज कर लेता हूं ताकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम ना आए। देखिए जब हम लोग, अब सुन लेना यहां पे ढंग से, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 80 की बात करते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 80 की बात की जाती है, तो वहां पे जो राज्यसभा के साथ बेसिकली आर्टिकल डील करता है, तो वहां पे सीधा सीधा कहा गया है, क्या कहा गया है वहां पे, कि जो राज्यसभा है वहां पे 12 लोग जो हैं, 12 लोग जो हैं वो नॉमिनेट होके आएंगे। और नॉमिनेट किसके द्वारा किए जाएंगे? प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाएंगे। चलिए शाबाश, कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए कि जब राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करेगा तो किन किन ग्राउंड्स के ऊपर करेगा, यानी कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिनको वो फुलफिल करे, फिर उनकी नॉमिनेशन होगी। और जो हमारे बाकी मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम 238 मेंबर्स आएंगे जो इलेक्ट होके हम लोगों को राज्यसभा के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आर्टिकल 80 को जब हम लोग रीड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो राज्यसभा है उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी हो जाती है? 250 हो जाती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250। क्लियर? अब बोल तो दिया 80 में कि जितने आर्टिकल होंगे या इतने जो वो टोटल सीटें होंगी। अब किस स्टेट को, किस यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा की कितनी सीटें दी जाएंगी? क्लियर? इस यूनियन टेरिटरी को, किस स्टेट को राज्यसभा की कितनी सीटें मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश को जो है वो हम लोग देखते हैं कि टोटल 31 सीट्स जो है वो राज्यसभा की दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि टोटल 3 सीटें जो है वो राज्यसभा की दी गई हैं। क्लियर? इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में अदर देन असम सबको जब हम लोग देखते हैं कि एक एक सीट जो है वो राज्यसभा की देखने को मिलती है। तो ये जिक्र कहां पे किया गया है कि किस राज्य को, किस स्टेट को कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी। तो ये जिक्र किया गया है शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे प्रॉपर एलोकेशन हुई है कि जी यूपी कितनी सीटें हैं, बिहार कितनी सीटें हैं, महाराष्ट्र कितनी है, वेस्ट बंगाल कितनी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की इतनी सीट्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं। क्लियर? तो जब इस शेड्यूल को पढ़ा जाता है तो टोटल जो सीट्स की एलोकेशन की गई है वो की गई है 233 सीट्स की एलोकेशन, और 12 लोग जो है वो नॉमिनेट होके आएंगे। तो टोटल प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो हम लोग राज्यसभा की देखते हैं वो कितनी है? 245 है। अगर हो सकता था कि इस शेड्यूल में जो है वो टोटल 238 सीटों की एलोकेशन होती जो आर्टिकल 80 में लिखा गया है। तो देखिए हम लोग कहते हैं कि जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 में तो 250 लिखी गई है, लेकिन जब हम लोग एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो वहां पे 233 सीटें, 233 सीट्स एलोकेट की गई हैं और 12 लोग नॉमिनेट होकर आते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा जो है वो कितनी है, वो है 245। और जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि किन किन ग्राउंड्स के ऊपर जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, या सॉरी उनको नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, तो ध्यान रखना सबसे पहला ग्राउंड है आर्ट्स यानी कि कला, दूसरा है सोशल सर्विस, है ना, किसी ने समाज के कल्याण में जो वो कोई कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, ठीक है जी। तीसरा आपका है दैट इज योर साइंस, ठीक है जी, और चौथा आपका है दैट इज योर लिटरेचर। तो आप लोग इसको याद रख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में AS 2 बार आ जाएगा और तीसरा आ जाएगा L। ये 4 ग्राउंड जब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स उनको नॉमिनेट करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा यूज किए जाते हैं। क्लियर? और जल्दी से जो है वो ये भी बता दीजिए कि जो सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था वो इनमें से किस ग्राउंड को सेटिस्फाई कर रहे थे। क्लियर? चलो शेड्यूल 4 सबको समझ आ गया? कुछ नहीं है, यहीं से ही हम लोग मानते हैं कि कितनी सीटें जब हम लोगों को राज्यसभा में देखने को मिलती है। चलिए ये पहले 4 शेड्यूल थे जिनके बारे में तो हम लोग डायरेक्टली ही इंफॉर्मेशन जो है उनको फेच कर रहे हैं और उनको मेमोराइज कर रहे हैं कि किस शेड्यूल में क्या क्या है। अब जो 2 हमारे अगले शेड्यूल्स हैं वो हम लोगों के लिए थोड़ा सा गहराई में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वहां से थोड़ी डीप में जाके जो है वो क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल जो आर्ट्स है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है ये भी एक कला का ही एक हिस्सा है, तो उस ग्राउंड के ऊपर जब उनको नॉमिनेट किया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं 2 अगले शेड्यूल्स के ऊपर। अब ध्यान रखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे शेड्यूल 5 और जो शेड्यूल 6 है ये बेसिकली ट्राइब्स के लिए बनाया गया। अब 2-3 चीजों को समझिए।
देखिए, मैं कल भी आप लोगों को बता रहा था कि हम सब लोगों को अपना जो संविधान है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमेशा इज्जत करनी चाहिए। देखिए, जब हम लोग ना ट्राइब्स की बात करते हैं, ट्राइब्स बेसिकली जो वो इंडिजीनियस पीपल होते हैं, जो बहुत समय से सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, यानी कि उनकी है ना सामाजिक रूप से भी बहुत ज्यादा वो ग्रो नहीं किए होते हैं, इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर भी, यानी कि जो आर्थिक आधार है उस पर भी उनकी बड़ी ज्यादा डेवलपमेंट या ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती है। क्लियर? और सामाजिक रूप से उनका जो कल्चर है वो बहुत समय से पुराना कल्चर ही फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण वो वैसे नहीं डेवलप हो पाते जैसे जो मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न समाज है वो डेवलप होता है। तो हम लोग पूरी दुनिया को जब उठा के देखते हैं ना, जैसे अमेरिका को उठा लेते हैं फॉर एग्जांपल, अमेरिका के जो उनके लोकल रेड इंडियंस थे, जो उनकी लोकल इंडिजीनियस ट्राइब्स, उनका सत्यानाश कर दिया उन्होंने, ठीक है ना, उनको कोई अधिकार दिए, और वो मतलब ऑलमोस्ट आप ऐसा माने कि उनका मैसेकर ही हुआ है, वो खत्म हो गया। क्लियर? सिमिलरली जब हम लोग कनाडा में देखते हैं तो वहां पे भी अब जाके थोड़ा सा अधिकार उनको मिलने शुरू हुए हैं, लेकिन जो लोकल इंडिजीनियस लोग हुआ करते थे, उनके जो राइट्स, उनकी बहुत ज्यादा कदर मैक्सिमम कंट्रीज के द्वारा नहीं की गई। लेकिन हमारा देश जो है वो एक ऐसा देश है जहां पे ट्राइब्स के लिए स्पेसिफिकली 2 शेड्यूल्स जो है वो डेडिकेट किए गए। क्लियर? और उसके साथ साथ 1951 1951 की जो जनगणना थी, जो सेंसस था, पॉपुलेशन सेंसस था, उससे लेके आज तक हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स हैं वो हमेशा इंक्रीज हुई है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में जो हम लोग ट्राइब्स को देख सकते हैं। क्लियर? अब वापिस आइए यहाँ पे, वापिस आइए। देखिए, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो शेड्यूल हैं, 2 शेड्यूल बेसिकली ट्राइब्स के लिए डेडिकेट किए गए हैं, जिनमें शेड्यूल 5 है और शेड्यूल 6 है। देखिए, शेड्यूल 5 उन ट्राइब्स के लिए है, शेड्यूल 5 उन ट्राइब्स के लिए है जो कंपैरेटिवली डेवलप हो चुकी हैं। क्लियर? कंपैरेटिवली ग्रो हो चुकी हैं, और उनका जो मेन स्ट्रीम लोग हैं, मेन स्ट्रीम का मतलब है कि जो आप बाकी लोग हैं उनके साथ उनकी जो आवाजाही है, उनका जो इंटरेक्शन है, वो थोड़ा सा हमें बेटर देखने को मिलता है। शेड्यूल 6 के अंदर वो ट्राइब्स हैं जो हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से ही वो हमने देखा कि जो बाकी लोग थे उनके साथ उनकी जो मिक्सिंग है, उनका जो मेल मिलाप है, वो बहुत कम हुआ। तो 6 शेड्यूल में बेसिकली वो ट्राइब्स आती हैं जो ज्यादा बैकवर्ड हैं। 5th शेड्यूल में ट्राइब्स वो आती हैं जो बैकवर्ड तो हैं, लेकिन एज कंपेयर टू 6th शेड्यूल के अंदर जो ट्राइब्स आ रही है उनसे उनकी जो सिचुएशन, उनकी जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी बेटर है। यही कारण है जब हम लोग शेड्यूल 5 को पढ़ेंगे तो आप एक चीज को रियलाइज करोगे कि शेड्यूल 5 में ट्राइब्स के पास कोई बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है। लेकिन जब हम शेड्यूल 6 की ट्राइब्स को पढ़ेंगे या शेड्यूल 6 के प्रोविजंस को रीड करेंगे, तब आप लोग वहां पे एक चीज को ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारे यहाँ की ट्राइब्स हैं या शेड्यूल 6 की जो ट्राइब्स हैं, उनके पास ज्यादा अधिकार हैं, ज्यादा डेमोक्रेटिकल राइट्स हैं, ज्यादा पावरफुल हमें वो देखने को मिलती हैं। यही कारण है बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो शेड्यूल 5 के अंदर आते हैं और वो डिमांड करते हैं कि हम लोगों को जो है वो किसका हिस्सा बनाया जाए, हम लोगों को शेड्यूल 6 का हिस्सा बनाया जाए। क्लियर? हम लोगों को शेड्यूल 6 का हिस्सा बनाया जाए। तो अब देख लेते हैं कि ऐसी डिमांड जो है वो क्यों की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग शेड्यूल 5 की बात करेंगे। शेड्यूल 5 की बात करेंगे। देखिए, इस समय शेड्यूल 5 जो है वो 10 अलग अलग 10 अलग अलग स्टेट्स में जो इस टाइम पे हम लोगों को एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिलता है। जैसे यहां पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। यहां पे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल ले लेते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में क्या है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे हम लोगों को ट्राइब्स देखने को मिलती है। देखिए, ट्राइब्स जो हैं वो ज्योग्राफिकली थोड़े आइसोलेटेड एरियाज में रहती हैं। इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा नहीं होती है। वो वही आर्थिक काम कर रहे होते हैं जो 200 साल से, 500 साल से या 700 साल से जो है वो हो रहे हैं। जो नया समाज है, नया सोसाइटी है, जिस तरह के एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, जिस तरह का जो समाज आज बना हुआ है, उससे उनका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। तो वो बैकवर्ड होते हैं, चाहे उसका जो कारण है वो ज्योग्राफी है, चाहे उसका कारण जो वो पैसे का अभाव है, चाहे उसका कारण जो है वो दूसरे लोगों के साथ उनका बहुत अच्छा कंफर्ट लेवल नहीं है, जहां पे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने से जो है वो अपने आप को बचाते हैं। क्लियर? तो हिमाचल की जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन है, कुछ ऐसे एरियाज हैं, जैसे पांगी करके एरिया है, किन्नौर है, अब आप इतना डिटेल में मत ध्यान रखिए, यानी कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पे हम लोगों को ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो डोमिनेट होती हुई देखने को मिलती है। यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हम लोगों को जनजातियों की, यानी कि ट्राइब्स की देखने को मिलती है। तो ये जो पूरे का पूरा, जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में शेड्यूल 5 एक्सटेंड हुआ है, तो ऐसा नहीं कि पूरे हिमाचल में एक्सटेंड होगा, वो हिमाचल के उसी एरिया में एक्सटेंड होगा जहां पे ट्राइब्स की मेजोरिटी होगी। सिमिलरली अगर उड़ीसा में एक्सटेंड होगा तो उड़ीसा में भी उन्हीं एरियाज में होगा जहां पे या जिन एरियाज में जो ट्राइब्स हैं उनकी मेजोरिटी होगी। झारखंड में भी ऐसा होगा, मध्य प्रदेश में भी ऐसा होगा, छत्तीसगढ़ में ऐसा होगा, राजस्थान में ऐसा होगा। क्लियर? समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात, जहां पे या जिस एरिया में ट्राइब्स हैं उनकी मेजोरिटी है, वहां पे या उस स्पेसिफिक एरिया को जो है वो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जाता है।
शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जाता है। तो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि जैसे ही किसी स्टेट के अंदर शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर कर दिया गया, इसका मतलब है कि अब वहां पे फिफ्थ शेड्यूल जो एक्सटेंड हो गया। अब ये पूरे का पूरा जो राज्य है, पूरे की पूरी जो स्टेट है, इसको जो शेड्यूल 5 के प्रोविजंस हैं, इसके अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। पहली बात समझ आ गई सब लोगों को? क्लियर? तो शेड्यूल 5 जो है, शेड्यूल 5 जो है उसमें हम लोगों को ऑलमोस्ट पूरे का पूरा इंडिया, पूरे का पूरा जो हिंदुस्तान है वो देखने को मिलता है, एक्सेप्ट अब देखिए मैप से थोड़ा सा ध्यान रखिए। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया का एक रफ सा मैप में आपको बना रहा हूं। यहां पे हमारा असम है, यहां पे हमारा मेघालय है, यहां पे हमारा त्रिपुरा है, और लास्ट में हमारा जो है वो क्या है, मिजोरम है। तो ये 3 राज्य हैं, दैट इज असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। तो एटीएम करके जो शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप लोग याद रख लेना। क्लियर? तो ये जो 4 स्टेट्स हैं, यहां पे हमें 6th शेड्यूल देखने को मिलता है। इनके अलावा जो बाकी राज्य हैं, वहां पे 5th शेड्यूल जो है, 5वां जो शेड्यूल है, उसको एक्सटेंड किया जाता है, उसकी इंप्लीमेंटेशन हो सकती है। तो यहां पे 6th शेड्यूल सिर्फ आप लोगों को इन्हीं 4 राज्यों में देखने को मिलेगा। क्लियर? यहां तक सब लोगों को समझ आ रही है? यहां पे बात क्लियर? सब लोगों को यहां पे बात आ रही है? तो बेसिकली जब हम लोग शब्द यूज करेंगे शेड्यूल एरिया, तो इसका मतलब होगा हम 5वें शेड्यूल की बात कर रहे हैं। जब हम लोग वर्ड यूज करेंगे ट्राइबल एरिया, इसका मतलब है हम शेड्यूल एरिया की बात कर रहे हैं। हालांकि जो दोनों शब्द हैं उनको इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है, लेकिन अगर हम लोग शेड्यूल स्पेसिफिक जो अलग अलग शेड्यूल्स के प्रोविजन हमें देखने को मिलते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो इनमें हम लोग इस तरीके से जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इस तरीके से जो है वो दोनों को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। समझ आ रही कहानी आप सब लोगों को? क्लियर? तो चलिए वापस आते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो शेड्यूल 5 है वो आपके 4 राज्यों के अलावा कुछ राज्यों में हम लोगों को एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिलता है। तो वो राज्य कौन कौन से हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, एक यहां पे मिसिंग है, दैट इज योर उड़ीसा, दैट इज योर उड़ीसा। तो इन 10 राज्यों में जो हम लोगों को शेड्यूल 10 जो है वो एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिलता है। क्लियर है सब लोगों को? डन। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो शेड्यूल 10 है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है और कैसे किसी भी एक स्टेट के अंदर शेड्यूल एरिया जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। अब समझ आ रहा है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि जो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि एक ऐसे जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो मेजोरिटी में है, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो डोमिनेट कर रही है, उस स्टेट के अंदर जो है हम लोग शेड्यूल एरिया डिक्लेयर होता हुआ देखते हैं। क्लियर? अब देखो, जैसे मान लीजिए कोई भी एक स्टेट है, वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब इस स्टेट में एक शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है। शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने का जो अधिकार है, जो राइट है, वो होता है हमारे राष्ट्रपति के पास, यानी कि प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट जो है किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर कर सकता है। उस शेड्यूल एरिया की जो बाउंड्री है, क्लियर, उसको बढ़ा सकता है, उसको कम कर सकता है, या उस शेड्यूल एरिया को कैंसिल कर सकता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो इसी के ऊपर पूछा जाता है कि जो हमारा शेड्यूल 5 है उसकी डिक्लेरेशन, उसके जो शेड्यूल एरिया है उसकी डिक्लेरेशन किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, वो की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। पहली बात समझ आ गई। अब दूसरी चीज समझो, जैसे ही प्रेसिडेंट ने इस एरिया के अंदर या किसी एक स्टेट के अंदर जो वो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर दिया, वो एक स्पेसिफिक एरिया भी हो सकता है, वो अलग अलग 2-3 छोटे छोटे और एरियाज भी हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि ट्राइबल पॉपुलेशन सारी एक साथ ही रहती हो। ट्राइबल पॉपुलेशन जो अलग अलग जगहों के ऊपर भी हो सकते हैं, तो मल्टीपल शेड्यूल एरियाज जो है वो भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं। अब यहां पे दूसरी चीज को समझिए कि जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट के द्वारा जो वो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, अब यहां पे या इस स्टेट के अंदर जो है वो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब यहां पे गवर्नर की कुछ पावर जो है वो हम लोगों को एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी। अब गवर्नर की जो पावर है वो सबसे पहली पावर क्या होगी कि जो गवर्नर है वो यहां पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की फॉर्मेशन करेगा। यहां पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी क्योंकि शेड्यूल एरिया है, इसका मतलब है कि उन ट्राइब्स को कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है। और ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी, इसमें टोटल 20 मेंबर्स होंगे, 20 लोग होंगे उसमें। और ये जो 20 मेंबर्स हैं, ये क्या करेंगे? ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको एडवाइस करेंगे, उसको बताएंगे कि कैसे जो है वो आप लोग ट्राइब्स की जो सिचुएशन है उसको और ज्यादा बेटर कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ट्राइब्स के, इनका जो काम है
क्लियर। इनका जो मेन काम है वो क्या है, ये सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं। इनकी जो एडवाइस है वो लेजिस्लेचर यानी कि जो हमारा स्टेट की गवर्नमेंट होगी, क्लियर, जो हमारी विधानसभा या विधान परिषद होगी उसके लिए, उसके ऊपर जो है उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने कहा और उन्होंने जो उस बात को मानना शुरू कर दिया। तो टीएसी जो है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा की जाती है, वो गवर्नर के द्वारा की जाती है। दूसरा देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में शेड्यूल एरिया जो वो डिक्लेयर हो गया। अब पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास किया गया। अब देखिए हमारे यहां पे क्या होता है कि जब भी संसद कोई कानून पास करती है, जब भी कोई पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है, तो वो पूरे के पूरे देश में अप्लाई हो जाता है। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ या स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद या विधानसभा के लिए जब कोई कानून पास करती है, तो जिस राज्य की वो विधानसभा होती है उस पूरे के पूरी जो राज्य की टेरिटरी है वहां पे जो कानून या लॉ है वो इंप्लीमेंट हो जाता है। लेकिन जो शेड्यूल एरियाज होंगे वहां पे ऐसा नहीं होता है। अब मान लीजिए पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ पास कर दिया गया, सिमिलरली जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके द्वारा कोई लॉ पास कर दिया गया। अब वो जो राज्य का बाकी हिस्सा है, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं उड़ीसा या हिमाचल का एग्जांपल ले लेता हूं, जो बाकी हिस्सा है वहां पे तो पार्लियामेंट का लॉ भी अप्लाई हो जाएगा पूरे का पूरा, और जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा का कानून है वो भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जो शेड्यूल एरियाज होंगे वहां पे जो कानून है, ये जो लॉज हैं, ये अपने आप अप्लाई नहीं होंगे। यहां पे गवर्नर डिसाइड करेगा, यहां पे गवर्नर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि उन कानूनों को, उन लॉज को इन स्पेसिफिक एरियाज में अप्लाई करना है, नहीं करना है, और अगर करना है तो किन मॉडिफिकेशंस के साथ करना है। तो यहां पे कानून ऑटोमेटिकली हम लोगों को शेड्यूल एरियाज के अंदर जो है वो अप्लाई होते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर, यहां पे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। समझ आ रही सब लोगों को कहानी? कोई ज्यादा मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। तो गवर्नर देखिए थोड़ा सा हमें स्ट्रांग देखने को मिलता है उन जगहों के ऊपर जहां पे शेड्यूल एरिया हम लोग देखते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक और प्रोविजन भी है कि जब शेड्यूल 5 को बनाया गया था तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें प्रेसिडेंट को डायरेक्शन दी गई थी कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट हुए, 10 साल का समय हो जाएगा, 10 साल का टाइम हो जाएगा, तो एक कमीशन जो है उसकी फॉर्मेशन की जाएगी जो ये असेस करेगा कि जो शेड्यूल 5 है वो ढंग से काम कर रहा है या शेड्यूल 5 ढंग से काम नहीं कर रहा है। क्लियर। तो 10 साल के बाद जो वो प्रेसिडेंट के द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया, और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट को यह भी एडवाइस दी गई थी कि फिर उसके बाद जब प्रेसिडेंट का मन करेगा तो प्रेसिडेंट एक और कमीशन जो उसकी अपॉइंटमेंट कर सकता है। तो एक कमीशन 1960 में बना, 10 साल के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी। उसके बाद एक कमीशन जो वो 2002 में जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा बनाया गया, ये चेक करने के लिए कि जो 5th शेड्यूल है वहां पे अच्छे तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यही जो फैक्ट है, दोनों फैक्ट आप सब लोगों को पता होने चाहिए। क्लियर। तो देखिए 1960 में जो कमीशन बना उसके चेयरमैन थे यूएन धेवर, 1960 का बना हुआ कमीशन है। 1961 में 1961 में उसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। और दूसरा 2002 में बना कमीशन था जिसका नाम था दिलीप सिंह भूरिया। 2004 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी। तो प्री में कभी कभी या जो फैक्चुअल जो एमसीक्यूज रहते हैं वहां पे इस तरह के जो प्रश्न है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। यहां तक कहानी सबको समझ आ गई। अब एक और छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं, फिर हम लोग सिक्स्थ शेड्यूल की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि जो सिक्स्थ शेड्यूल है उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नर कैन रिजेक्ट द बिल, इट्स अप टू द गवर्नर कि वो कैसे उस लॉ को इंप्लीमेंट करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, मॉडिफाई करके करना चाहता है। क्लियर। चलिए वापस आइए। एक और पॉइंट क्या है कि अभी हमने देखा कि इन्हीं 10 जगहों के ऊपर जो वो शेड्यूल 5 एक्सटेंड होता है। ध्यान रखना, अगर प्रेसिडेंट चाहेगा तो इन 10 स्टेट्स के अलावा भी बाकी स्टेट्स में जो 5th शेड्यूल के प्रोविजंस हैं उनको एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे तमिलनाडु में स्पेसिफिक टाइम पे एक्सटेंड हुए हैं और उसके साथ साथ जो उत्तराखंड है वहां पे भी इन प्रोविजंस को एक्सटेंड किया गया है। तो प्रेसिडेंट की मर्जी है, कल को वो किसी और स्टेट में भी जो शेड्यूल 5 के प्रोविजंस हैं उनको वो एक्सटेंड कर सकता है। समझ आ गई कहानी सबको शेड्यूल 5 की? इजी। चलिए शेड्यूल 6 की तरफ मूव करते हैं। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शेड्यूल 6 है वो उन एरियाज के लिए है जहां पे ट्राइब्स एज कंपेयर टू अदर ट्राइब्स ज्यादा अलूफ थी, ज्यादा आइसोलेटेड थी, ज्यादा अकेलेपन में रह रही थी। और ये 4 राज्यों की ट्राइब्स थी जिनमें पहला था त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। होपफुली ये आप लोगों को याद होगा, ये तो बार बार जो अब आप लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है उसके बीच में क्या अंतर है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले असम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये असम है,
अब असम में कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे किसी एक स्पेसिफिक ट्राइब या ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जहां वहां पे क्या किया जा रहा था, जहां पे ट्राइब्स ज्यादा थी वहां पे शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जा रहा था। यहाँ पे जो ट्राइबल एरिया है उसको डिक्लेयर करने के जो अधिकार या यहाँ पे जो पावर है वो सारे के सारी पावर किसके पास हो जाती है, गवर्नर के पास हो जाती है। शेड्यूल 5 में जो पावर है वो किसके पास थी, प्रेसिडेंट के पास थी। शेड्यूल 5 में गवर्नर देखता है, सॉरी शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंगली गवर्नर देखता है कि कहां कहां किन किन जगहों के ऊपर जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। मान लीजिए असम में 3 ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पे ट्राइब्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब गवर्नर क्या करेगा, जहां जहां ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होगी उनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, उनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के रूप में डिक्लेयर कर देगा। ठीक है जी। अब वो एक भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती हैं। अभी तक तो मैक्सिमम 3 ही है, वो 4 भी हो सकते हैं। वो गवर्नर की मर्जी है कि वो अलग अलग पॉकेट्स में कितनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करे। मान लीजिए एक बार गवर्नर ने इस स्पेसिफिक एरिया को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं उनके पास हमें स्पेशल प्रोटेक्शन जो है वो देखने को मिलेगी। अब वो स्पेशल प्रोटेक्शन क्या है, अब यहाँ पे इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो रहने वाले ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो ट्राइब्स के लोग हैं, उनके पास अधिकार होगा कि वो अपने लिए एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएं, अपने लिए एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की फॉर्मेशन करें। अब ध्यान रखिए जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसमें टोटल 30 लोग आएंगे, 26 लोग जो हैं वो इलेक्टेड होंगे और 4 लोग जो हैं वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। तो ध्यान रखो यहां पे डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन रही है वहां पे जो ट्राइब्स के लोग हैं वो अपने आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेज रहे हैं। तो ये ज्यादा डेमोक्रेटिक हम लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर, ये ज्यादा डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो सीधी या डायरेक्ट जो है वो हम लोग देख सकते हैं। समझ आ रही कहानी यहाँ पे। अब देखो ये लोगों ने अपने 26 लोगों को डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजा। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये वैसे ही काम करेगी जैसे लेजिस्लेचर काम करता है, पर किस एरिया के लिए करेगी, इसी स्पेसिफिक एरिया के लिए करेगी। तो जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके पास अधिकार होता है पानी से रिलेटेड, शादियों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सिंचाई से रिलेटेड यानी कि मैरिजेस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके डाइवोर्सिस से रिलेटेड, हर तरह के जो इरिगेशन से रिलेटेड, इस तरह के जो कानून हैं, इस तरह के जो लॉज हैं वो इस स्पेसिफिक एरिया में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा पास किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं उनको ज्यादा पावर दी गई है हमारे संविधान के द्वारा। यही कारण है आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम ट्राइबल एरिया है वो यही डिमांड करते हैं कि हम लोगों को जो है वो 6th शेड्यूल के अंदर जो है वो ऐड कर दिया जाए। क्लियर, हम लोगों को जो 6ठा शेड्यूल है उसमें ऐड कर दिया जाए। क्लियर, अब वापिस आइए। तो यहां पे सबको क्लियर हो रही बात। अब देखो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन गई जिसने जो है वो अपने लिए अपने अपने जो डिफरेंट कुछ लॉज हैं उनके ऊपर उसने कानून पास करना है, कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून पास करना शुरू कर दिया। अब यही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो अपने लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हैं, कोर्ट जो हैं उनकी फॉर्मेशन भी कर सकती है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब समझिए कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने शादियों से रिलेटेड मान लेते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कानून बना दिया। अब उस कानून की वायलेशन होगी तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, उसकी सुनवाई करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं हो तो उसके बाद आप उस स्पेसिफिक स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसको सीधा अप्रोच करोगे। तो कहीं ना कहीं जुडिशियल लेवल के ऊपर भी और लेजिस्लेचर लेवल के ऊपर भी जो ट्राइब्स हैं उनको प्रॉपर पार्टिसिपेशन का मौका हम लोगों को देखने को मिलता है। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? ठीक है, तो 6th शेड्यूल में ज्यादा पावर्स जो हैं वो हम लोगों को ट्राइब्स के पास देखने को मिलती है। समझ आ गई सब लोगों को स्टोरी। अब यहाँ पे 2-3 चीजें देखिए। यहाँ पे जो सारी की सारी पावर है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने डिसीजन लिया, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने कोई कानून पास किया तो उस कानून के ऊपर जो फाइनल साइनिंग अथॉरिटी होगी, जो फाइनल साइन करेगा वो कौन करेगा, वो गवर्नर करेगा। क्लियर, तो गवर्नर आप लोगों को 6th शेड्यूल में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। यही कारण है जब हम लोग गवर्नर की भी बात करते हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में, तो वहां पे गवर्नर की जो पावर है उसमें भी काफी वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। हर एक राज्य का जो गवर्नर है उसमें कुछ गवर्नर ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुछ ज्यादा वीक होते हैं। क्लियर, मतलब इक्वल पावर जो है वो हम गवर्नर के रूप में भी नहीं देखते। जहां पे 5th या जहां पे 6th शेड्यूल है वहां का जो गवर्नर है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। समझ आ गई कहानी सब लोगों को? क्लियर, तो अब एक बार फटाफट देख लेते हैं कि जो हमारा, एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि जो हमारी अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे असम के अंदर 3 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स जो आपको देखने को मिलती है। नॉर्थ छचर हिल डिस्ट्रिक्ट, कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। मेघालय में भी 3 है, खासी, जैंतिया, गारो। त्रिपुरा में 1 है,
त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट, मिजोरम में 3 है, चकमा, मारा और लाय डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा सा जो है ध्यान में रख लेना कि किसके अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये था हमारा 6th शेड्यूल से रिलेटेड। ठीक है, अब दो तीन चीजें जो वो और देखिए, दो तीन चीजें जो वो और देखिए। देखिए मैं हिंदी में कोशिश करूं, प्लीज ऐसा मत करिए, कुछ लोग जो वो इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ हिंदी बोल रहे हैं। अब हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण है। जैसे मैंने आपको कहा था कि नोट्स जो है वो मैं कोशिश करूंगा, आज भी मेरी कोशिश थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नोट्स जो है वो क्लास से पहले नहीं शेयर कर पाया। अगली बार से मैं अपना जो सब्जेक्ट है उसकी मैं बात कर देता हूँ, लेक्चर से पहले ही मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ताकि आपके पास नोट्स हो और आप उनको साथ साथ पढ़ते रहो। तो इंग्लिश वाले भी अपने साथ साथ रीड करते रहे, तो जो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी समझ आना शुरू हो जाए, और जो हिंदी वाले हैं उनको भी जो है वो समझ आना शुरू हो जाए। क्लियर? चलिए वापस आइए, यहां पे एक चीज ध्यान रखो, वैसे अगर आप नहीं भी रखोगे याद तब भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए क्योंकि नोट्स में है और पता होना चाहिए आप लोगों को। देखो, जब हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने थोड़ी समय पहले देखा था ना कि जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज हैं, वो जहां पे शेड्यूल एरिया डिक्लेयर है वहां पे इंप्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे, वो कौन डिसाइड कर रहा था? वो गवर्नर डिसाइड कर रहा था। क्लियर? यहां पे थोड़ी सी स्थिति जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं असम की, तो चाहे वो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है, चाहे वो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है, अब वो जो कानून है, अब वो जो लॉ है, वो शेड्यूल 6 वाली जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं वहां पे इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, यहां पे जो फाइनल अथॉरिटी है ये किसके पास है? ये फाइनल अथॉरिटी इज वेस्टेड विद द गवर्नर। ये फाइनल अथॉरिटी जो है वो आपकी गवर्नर के पास है। अगर मैं बाकी 3 राज्यों की बात करूंगा, यानी कि मैं मिजोरम की बात करूंगा, मैं त्रिपुरा की बात करूंगा, मैं मेघालय की बात करूंगा, तो वहां पे ध्यान रखना, अगर पार्लियामेंट का लॉ है उसको इंप्लीमेंट करना है, नहीं करना है, मॉडिफाई करके करना है, तो वो अधिकार या जो पावर है वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। और अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है तो वहां पे जो पावर है वो किसके पास होती है? वहां पे पावर आपकी गवर्नर के पास होती है। ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जिसके पास जब आप लोग ध्यान रखना, तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि जो गवर्नर ऑफ असम है ये ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू द गवर्नर ऑफ अदर स्टेट्स। स्पेसिफिकली अगर हम लोग 6th शेड्यूल के अंदर ही इन अलग अलग राज्यों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें। क्लियर? होपफुली चीज जो है ये भी आपको समझ आ चुकी होगी, ज्यादा मुश्किल जो है वो आप लोगों को नहीं लग रहा होगा। तो दिस इज आर शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग मूव करते हैं अगले शेड्यूल की तरफ, दैट इज योर शेड्यूल 7। तो इसका जिक्र हम लोग लास्ट लेक्चर में भी कर चुके थे कि हमारे यहाँ पे जो यूनियन है, यानी कि जो केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय जो हमारा संसद है, वो किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर, किन किन जो एस्पेक्ट्स उनके ऊपर कानून पास कर सकता है, उसका जिक्र जो है वो यूनियन लिस्ट में किया गया है। तो जैसे आज अगर मैं बात करूं, तो जैसे डिफेंस है, रेलवेज है, फॉरेन पॉलिसी है, ये सारा यूनियन लिस्ट का हिस्सा माना जाता है। उसके साथ जिनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकता है उसको हम लोग स्टेट लिस्ट का हिस्सा मानते हैं। स्टेट लिस्ट में देखिए कौन कौन आएगा। स्टेट लिस्ट में जैसे एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। अब जो हमने फार्म्स लॉज देखे थे, फार्म्स लॉज बेसिकली एग्रीकल्चरल प्राइसिंग के ऊपर थे, तो एग्रीकल्चर प्राइसिंग इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर? तो यही कारण है कि वहां पे केंद्र सरकार ने लॉ पास किए हैं, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आया भी होगा तो। क्लियर? इसके साथ साथ जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, यानी कि जो पंचायतें हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, ये सारे का सारा किसका हिस्सा माना जाता है? ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा माना जाता है। लॉ एंड ऑर्डर है, ये पुलिस वगैरह, ये किसके अंदर आती है? स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। लैंड है, जमीन है, किसके अंदर आती है? स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। क्लियर? और इसके साथ साथ तीसरा आपका आ जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट का मतलब होता है जहां पे एक ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं, यूनियन भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ पास कर सकता है। जैसे एजुकेशन, शिक्षा जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ध्यान रखना, पहले जो एजुकेशन हुआ करती थी वो स्टेट लिस्ट का हिस्सा थी। 42nd अमेंडमेंट में, संविधान के अंदर जब 42nd अमेंडमेंट हुई, 42nd नंबर का संशोधन हुआ, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे जो एजुकेशन थी उसको स्टेट लिस्ट से शिफ्ट कर दिया गया। कहां पे? आपका जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो उस जगह के ऊपर। क्लियर? इसके साथ साथ फॉरेस्ट पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, वेट एंड मेजर्स पार्ट ऑफ
कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर? तो इस तरीके से जो वो हम लोग जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। बहुत बड़े, जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने अपने जो कमेंट है उसके जरिए भी जो अपनी इन्फॉर्मेशन उसको साझा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे ही एक दूसरे को भी सिखाते रहिए और खुद भी सीखते रहिए। क्लियर? तो ये हमारा है कौन सा शेड्यूल? 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो यूनियन लिस्ट में हम लोगों को आजकल 98 देखने को मिलते हैं, कुछ किताबों में 100 भी लिखा हुआ है। जीएसटी के बाद कुछ चेंजेस हुए हैं। स्टेट लिस्ट में टोटल 59 सब्जेक्ट्स हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ बुक्स में जीएसटी की जो अमेंडमेंट्स हैं उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके बाद हम लोग कुछ चेंजेस देख रहे हैं इसके अंदर, तो आप लोग जो है इसको यहाँ पे ध्यान रख लेना। वेट एंड मेजर का मतलब होता है यार कि किलोग्राम में मेजर करना है। क्लियर? कि जैसे मान लीजिए अगर लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, वो माइल्स में मेजर करनी है या किलोमीटर में मेजर करनी है, किलोग्राम में करना है या पाउंड में करना है। डन? तो वहां पे उनके ऊपर अगर लॉ पास करना है तो वो बेसिकली जो दैट इज वेट एंड मेजर्स। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज योर दैट इज शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 8 ये लास्ट शेड्यूल था जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था। इसके बाद हम लोगों को नए शेड्यूल जो है वो संविधान के अंदर ऐड होते हुए देखने को मिले। तो जब हम लोग शेड्यूल 8 की बात करेंगे तो शेड्यूल 8 में टोटल 22 भाषाओं का, 22 लैंग्वेजेस का जिक्र किया गया है ओरिजिनली। अब देखो यहां पे आपको दो तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी। ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पे सिर्फ 14 भाषाएं थी, सिर्फ 14 जो लैंग्वेजेस थी जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। अब कभी कभी ना ऑप्शन में ऐसा आ सकता है कि 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे और पूछा गया होगा कि बताइए कौन सी भाषा जो वो आर्टिकल या जो हमारा शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू रिकॉग्नाइज की गई है या नहीं की गई है। क्लियर? अब देखिए, जो राज्य हैं उनमें है जो लैंग्वेजेस हैं 22, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी। एक बार नजर मारनी है, रट्टा नहीं मारना है, बस एक बार रीड करना है इनको ताकि ऑप्शन आए तो हम इनको एलिमिनेट कर सके। कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली, डोगरी। ये 22 भाषाएं हैं, इनको आप लोगों ने एक बार नजर मार लेनी है ताकि आपको अगर ऑप्शन में पूछा जाए तो आप इसको गलत ना करो। क्लियर? अब देखो, अब थोड़ा सा जो आप लोगों ने ध्यान रखना है वो क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ओरिजिनली 14 भाषाएं थी, तो इसका मतलब है जब नई लैंग्वेज ऐड हुई होगी तो उसमें संविधान में संशोधन हुआ होगा, संविधान में चेंज हुआ होगा। ये चीज सबको समझ आती है। जब पहली बार संविधान में चेंज हुआ, अमेंडमेंट हुई, दैट इज योर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्लियर? इस तरीके से हम लोग जब अमेंडमेंट्स का जिक्र करते हैं, अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। डन? तो चलिए, जो अलग अलग अमेंडमेंट जिनके जरिए 14 से हमारी भाषाएं 22 हुई, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। सबसे पहले 21st अमेंडमेंट 1967, सिंधी भाषा जो है उसको शेड्यूल 8 के अंदर ऐड किया गया। पहला आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा 71st अमेंडमेंट 1992, 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई। फर्स्ट इज कोंकणी जो गोवा और महाराष्ट्र में बोली जाती है, मणिपुरी और नेपाली। क्लियर? उसके बाद इन दोनों को प्लस करो, यानी कि 21 प्लस 71 दोनों को प्लस करोगे तो 92 आ जाएगा। तो अगली अमेंडमेंट, मतलब कोइंसिडेंस है ये, बस ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है, दैट इज शेयर कोइंसिडेंस। क्लियर? तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, इसमें जो है वो आप लोगों को बोडो, डोगरी, ठीक है, बोडो जो आपके असम वाले एरिया में, ठीक है जी, उसके बाद जो आपकी डोगरी आ गई जम्मू और कश्मीर और हिमाचल वाले एरिया में, मैथिली आ गई आपको बिहार यूपी वाले एरिया में, संथली जो है वो आपको मेनली झारखंड बिहार वाले एरिया में, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली भाषा जो वो ऐड की गई। और ध्यान रखिए इसके साथ ही हमारे जो टोटल लैंग्वेजेस थी वो कितनी होगी? 22 होगी। ठीक है? तो ये 3 अमेंडमेंट है, 21st, 71st और 92nd अमेंडमेंट, जिसके बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो एक भाषा हमारी हुआ करती थी जिसको पहले उड़िया कहा जाता था, यहां पे भी उड़िया लिखा हुआ है, इसका नाम उड़िया चेंज कर दिया गया। अब जब इसका नाम चेंज करना था तो उसमें भी संविधान में संशोधन की आवश्यकता थी। तो जब संविधान में संशोधन किया गया, चेंज किया गया, उसके लिए 96th अमेंडमेंट हुई 2011 में, जहां पे जो उड़िया लैंग्वेज थी उसको उड़िया लैंग्वेज कर दिया गया। क्लियर? जहां इसी टाइम पे उड़ीसा जो था उसका नाम उड़ीसा चेंज किया गया था। क्लियर? तो ये चीजें जो आप सारे के सारे लोग जो वो ध्यान में, जहन में रखोगे। तो ये है हमारे अलग अलग शेड्यूल्स। अब इसके बाद जितने भी शेड्यूल है वो हम लोग अलग अलग अमेंडमेंट के जरिए देखेंगे। जैसे अगला शेड्यूल है दैट इज शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 जो है इट वाज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। ठीक है? जब संविधान में पहला संशोधन हुआ तब जो 9 शेड्यूल था उसको भी ऐड किया गया। अब देखो यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम थी। 2-3 प्रॉब्लम क्या थी कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स थे या राइट टू प्रॉपर्टी था वो हमारा ओरिजिनली फंडामेंटल राइट का हिस्सा हुआ करता था।
और जिस तरीकों से अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे सिस्टम बनाया था, तो अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा को इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर? जमींदारी प्रथा में क्या होता था कि जो जमीन थी वो कुछ लोगों के हाथों में ही होती थी। अब जब अंग्रेज चले गए तो अब 90% लोग जो है वो आपके रूरल एरिया में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब है कि वहां पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि जिसके ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी है, वो आपका सारे का सारा खेती है। और वो खेती जमीन पे होगी। जमीन जो है वो किसके पास है? जमींदार के पास है। अब जब भी सरकार किसी भी काम करने के लिए जो वो जमीन को एक्वायर करने की कोशिश करती थी, तो ये जो जमींदार हुआ करते थे बार बार जो है वो केस कर दिया करते थे सरकार के ऊपर, क्योंकि उनके फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती थी। यही कारण था। इससे परेशान होकर सरकार ने जो वो 9th शेड्यूल को ऐड किया। और ध्यान रखिए, 9th शेड्यूल का मतलब क्या है कि इस शेड्यूल में जिस भी एक्ट को ऐड कर दिया जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून हो जाएगा। जुडिशियल रिव्यू से इम्यून करने का मतलब क्या है कि वैसे जब हम आर्टिकल 13 को पढ़ते हैं तो वहां पे सीधा सीधा कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो कोई भी कानून पास नहीं कर सकती है जो आपसे आपके फंडामेंटल राइट को छीने। 9th शेड्यूल जब ऐड किया गया तो उसमें कहा कि जो भी कानून पार्लियामेंट के द्वारा, मेनली ये लैंड रिफॉर्म्स के लिए ही था, कि जो भी कानून पार्लियामेंट के द्वारा, मान लेते हैं लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड पास किए गए और उन कानूनों को पार्लियामेंट ने कहा कि 9th शेड्यूल का हिस्सा है, तो इसका मतलब है कि अब जुडिशरी में जाके आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो ये जो है वो 9th शेड्यूल ऐड किया गया। तो ध्यान रखिए, जो 9th शेड्यूल है उसके अंदर जो जिन जिन एक्ट्स को ऐड किया जाता था वो बहुत समय तक जो है वो बहुत समय तक हम लोग देखते थे कि जुडिशरी जो है उनमें इंटरवेंशन नहीं करती थी, क्योंकि संविधान में चेंज करने का, संविधान में कोई भी प्रोविजन ऐड करने का जो अधिकार है 368 आर्टिकल में संविधान ने ही पार्लियामेंट को दिया है या लेजिस्लेचर को दिया है, और वो लेजिस्लेचर उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो जुडिशरी ने कोई भी छेड़खानी नहीं की। लेकिन जब देखा गया कि 9th शेड्यूल का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ तो एक केस है। अब ध्यान रखिए, पॉलिटी में आप लोगों को अलग अलग केसेस, अलग अलग अमेंडमेंट्स, अलग अलग आर्टिकल्स के बारे में याद रखना होता है। तो एक आपका केस है, दैट इज योर IR कोहिलो केस या कोहिलो केस 2007। तो ये जो IR कोहिलो केस 2007 है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी ने कहा कि अब ये जो 9th शेड्यूल है ये जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है, यानी कि अब इसके अंदर जो मौजूद एक्ट है उनको भी जुडिशरी के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। और वैसे भी आजकल जिस तरीके से जो जुडिशरी है, क्लियर, जिस तरीके से जो जुडिशरी है वो स्ट्रांग हुई पड़ी है, क्लियर, तो वहां पे आजकल हर चीज ऑलमोस्ट जब हम लोग जुडिशियल रिव्यू के अंदर ही देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो 44th अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो फंडामेंटल राइट से बाहर निकल गया और उसको 300A आर्टिकल के रूप में ऐड कर दिया गया। तो आज वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आज वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन ये मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा था जब वो हमारा हिस्सा हुआ करता था। तो 9 शेड्यूल सब लोगों को समझ आ गया। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं, दैट इज योर शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज योर, काफी कमेंट में देखता हूं, मैं पढ़ता भी हूं, मेरे को हंसी भी आती है। गुस्सा तो नहीं आया अभी तक वैसे किसी भी कमेंट के ऊपर। देखिए, क्योंकि जो हमारी जो पढ़ाई होती है ना, जो वैसे तो चलो ये बड़ी आजकल डिफरेंट हो चुकी है, लेकिन इसका जो जो उद्देश्य होता है या एजुकेशन जो बनाया गया था वो बेसिकली इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए बनाया गया था। ठीक है? वो कभी भी यूनिलेटरल इंफॉर्मेशन को देने के लिए नहीं था। क्लियर? वो हमेशा जो है वो ज्ञान का आदान और प्रदान होता है। डन? हाँ, ये जरूर है कि किसी के पास किसी चीज का ज्ञान अच्छा है वो डिफरेंट ज्ञान देगा, किसी के पास किसी चीज का अच्छा है वो अलग देगा। पर प्रॉब्लम क्या होगी कि आजकल हम लोग बहुत सारी चीजों को जो यूनिलेटरली पुश करते हैं, यानी कि जो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल है वो अपने अकॉर्डिंगली जो वो चीजों को चलाने का। चलिए, एजुकेटेड होना और लिटरेट होने में जमीन आसमान का फर्क है। लिटरेसी तो नंबर है ना। जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिटरेट हो वो एजुकेटेड भी हो, और जरूरी नहीं है कि जो लिटरेट ना हो वो एजुकेटेड ना हो। तो दोनों शब्दों में भारी अंतर है। चलिए वापस आ जाते हैं, फिलोसफी की बातें कभी करेंगे फुर्सत में, अभी काम की बात करते हैं। क्लियर? क्योंकि ज्यादा लंबा सेशन कर देंगे हम लोग तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, दैट इज योर 10th शेड्यूल। क्लियर? 10th शेड्यूल, और ये भी हमारा जब 52वीं यानी कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोगों को देखने को मिली 1985 में, उसके बाद जो शेड्यूल 10 है इसको संविधान के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो ऐड किया गया। दो तीन चीजें यहां पे समझिए। देखिए, परिस्थितियां मैं समझा देता हूं। उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि देखिए, पहले तो क्या है, 1952 में सबसे पहले इलेक्शन हुए, तब से लेके 1967 तक तो ऑलमोस्ट कांग्रेस पार्टी ने सेंटर और स्टेट वहां पे डोमिनेट किया, वहां पे रूल किया।
तो कोई बड़ी टेंशन नहीं होती थी, मैक्सिमम जगहों पे कांग्रेस की सरकार होती थी, उसको कोई टेंशन नहीं थी। 67 के बाद धीरे धीरे जो स्टेट्स थी वहां पे रीजनल पार्टीज या बाकी जो पार्टीज थी उन्होंने कंट्रोल एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। तो जब नई पार्टियां बनी तो जो एग्जिस्टिंग पार्टी थी वो उसी में तोड़फोड़ कर रही थी, तो वहां से कांग्रेस पार्टी को जो है वो उसका बड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा था। आप सब लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, आया राम गया राम, तो उसी से रिलेटेड बेसिकली ये शेड्यूल भी है कि जहां पे एक एमएलए थे, उन्होंने आज एक पार्टी ज्वाइन की, कल फिर वापस आ गए, कल फिर चले गए, फिर वापस आ गए। तो वहां से इस तरह की जो खरीद फरोख्त थी, क्योंकि आप एक चीज को समझिए कि हमारे यहाँ पे जब भी कोई इंडिविजुअल इलेक्शन के अंदर लड़ता है तो वो बेसिकली एक पार्टी के नाम पे लड़ता है। हालांकि वो इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता है, लेकिन मेनली जो मैक्सिमम हम लोग इलेक्शन सिस्टम देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे जो है वो इलेक्शन लड़ा जाता है किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा। अब ये जो इंडिविजुअल है, ये किसी एक पार्टी से इसने टिकट ली जहां पे बहुत सारे लोग और भी थे। जैसे ही इलेक्शन जीता, इसने पार्टी को छोड़ के किसी और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, सिर्फ इसलिए शायद उसको वहां से पैसे मिल रहे हैं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वहां पे जाके अपनी रेलेवेंस बनाना चाहता है, या वहां पे जाके मिनिस्टर बनना चाहता है, यानी कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो पार्टी के साथ साथ, क्योंकि लोगों ने पार्टी के को भी वोट दिया था, क्योंकि पार्टी के नाम पे ही जो है उसने इलेक्शंस को फाइट किया है। तो इस तरह की जो दल बदल है, ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो दल बदल कानून है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, क्लियर, दल बदल विरोधी कानून, क्लियर, ये लॉ सिर्फ उन लोगों के ऊपर लगता है जिन लोगों ने इलेक्शन को जीता होगा। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी पार्टी का मेंबर होगा उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन या जो दल बदल विरोधी कानून है ये लग जाएगा। समझ आई कहानी की नहीं आई? क्लियर? तो सिर्फ उसके ऊपर लगता है जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब ध्यान रखिए एंटी डिफेक्शन लॉ में होता क्या है। इससे पहले आप लोगों को जो दल बदल है, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में डिफेक्शन और हिंदी में दल बदल कहते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए दल बदल किसको कहते हैं? कोई भी एक इंडिविजुअल जो एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़ा, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़ा और उसने इलेक्शन लड़ने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो सदस्यता या मेंबरशिप है उससे रिजाइन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इस इंडिविजुअल के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। इसको हम लोग दल बदल मानते हैं। दूसरा सिचुएशन, पार्टी ने इसको ऑफिशियल डायरेक्शन दी और इसने उस ऑफिशियल डायरेक्शन को मानने से मना कर दिया। ऑफिशियल डायरेक्शन का मतलब क्या है? एक हम वर्ड यूज करते हैं विप। विप का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए लोकसभा के अंदर जो है वो कोई किसी बिल के ऊपर वोटिंग होनी है और कांग्रेस पार्टी ने विप इशू कर दिया, बीजेपी ने विप इशू कर दी, तो विप का मतलब है दैट इज द ऑफिशियल डायरेक्शन ऑफ द पार्टी कि आपने इस बिल के फेवर में वोट डालना है, आपने इस बिल के अगेंस्ट वोट डालना है। तो पार्टी ने कहा फेवर में डालना है तो आपको फेवर में डालना पड़ेगा, अगर पार्टी ने कहा ऑपोजिट डालना है तो आपको ऑपोजिट डालना पड़ेगा। क्लियर? मान लीजिए आपने जो ऑफिशियल डायरेक्शन ऑफ द पार्टी है उसको मानने से मना कर दिया, आपने उस ऑफिशियल डायरेक्शन को मानने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो उसको भी क्या कहेंगे? वो भी दल बदल या डिफेक्शन के अंदर आएगा। और दल बदल या डिफेक्शन के अंदर आने से होता कुछ नहीं है, बस ये जो आपकी मेंबरशिप है, जो आप इलेक्शन लड़के आए हो जिस सीट से, वो आपकी मेंबरशिप जो है वो क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। आपकी मेंबरशिप जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्लियर? तो पहली सिचुएशन डिफेक्शन किसके ऊपर लगती है? एक ऐसा इंडिविजुअल जो एक पार्टी के नाम पे जो है वो इलेक्शन लड़के आया है। दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के आया, यानी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सीट के ऊपर जब उसने इलेक्शन जो है वो नहीं जीता है, इंडिपेंडेंटली जीता है। अब वो इलेक्शन जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ज्वाइन कर लेता है तो वो भी डिफेक्शन के अंदर आएगा। वैसे तो बड़ा एब्सर्ड है, कोई लॉजिक नहीं है इसका, पर लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तीसरा, कोई एक इंडिविजुअल जिसको मान लेते हैं राज्यसभा के अंदर जो है वो नॉमिनेट करके भेजा गया, तो उसके पास टाइम होता है 6 महीने का, 6 मंथ्स का। 6 मंथ से पहले पहले, जैसे आज किसी को नॉमिनेट किया गया तो 6 महीने का टाइम है, विद इन 6 मंथ्स वो किसी भी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जैसे ही 6 महीने क्रॉस होंगे और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा तो वो भी क्या आ जाएगा? वो भी डिफेक्शन कहला जाएगा। तो इन 3 सिचुएशंस में जहां पे कोई एक इंडिविजुअल अपनी पार्टी से रिजाइन करता है, अपनी पार्टी की डायरेक्शन को मानने से मना कर देता है, कोई एक इंडिपेंडेंट मेंबर दूसरी पॉलिटिकल क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप ले लेता है इलेक्शन जीतने के बाद, या नॉमिनेटेड मेंबर आफ्टर 6 मंथ, 6 महीनों के बाद जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तो ये तीनों के तीनों जो कंडीशंस हैं वो डिफेक्शन के अंदर आती हैं और इनके ऊपर लगता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ लगाने की जो फाइनल पावर है वो रहती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। जैसे अगर मान लीजिए लोकसभा के अंदर लगाना है
तो वहां पे स्पीकर विल बी द डिसाइडिंग अथॉरिटी। और ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, क्योंकि स्पीकर एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, और स्पीकर जो है वो चांसेस रहते हैं कि जिस पार्टी का वो है वो उसके फेवर में जो वो एंटी डिफेक्शन लॉ को यूज करता है। अब हम लोगों को क्रिटिसिज्म इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा जो पेपर है, हमारा जो एग्जाम है, वो बहुत ही डिफरेंट है। क्लियर? वहां पे हमें जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर एग्जाम्स। क्लियर? तो इस पेपर के लिए हमें इन चीजों के ऊपर जो ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। चलिए वापस आते हैं, समझ आ गई सबको कहानी? तो जो शेड्यूल्स हैं हमारे, शेड्यूल 10 क्या है इसमें? अब देखिए, कभी कभी आप लोग ऐसा देखोगे शेड्यूल 10 में कि जहां पे आपको लगेगा कि यार ये डिफेक्शन होनी चाहिए, लेकिन उसको डिफेक्शन नहीं कहा जाता है। तो शेड्यूल 10 में कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस कैसे हैं? अब मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। अब हमें पता है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करता है तो उसके ऊपर क्या लग जाता है? डिफेक्शन लग जाता है। अब मान लीजिए ये जो हमारा इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, ये इंडिविजुअल जो है उसको बाद में इलेक्शन होते हैं और इसको हाउस का स्पीकर बना दिया जाता है, इसको हाउस का स्पीकर बना दिया जाता है। अब बस एक ही सिचुएशन ऐसी है, मतलब कोई भी एक एमपी अगर स्पीकर बन जाता है तो वो अपनी पार्टी की जो सदस्यता है उससे रिजाइन कर सकता है, और इस सिचुएशन में रिजाइन करने के बावजूद भी उसके ऊपर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, यानी कि उसको सीट अपनी खाली नहीं करनी पड़ेगी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ब्रिटेन में ऐसा होता है, वहां पे जैसे ही कोई स्पीकर बनता है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर देता है, क्योंकि स्पीकर जो है वो पूरे हाउस का है, वो किसी एक पार्टी का नहीं है। क्लियर? वो पूरे हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। यही कारण है अपना एक नॉन बायस्ड बिहेवियर शो करने के लिए वो पूरे के पूरे जो हाउस है उसकी मेंबरशिप से रिजाइन कर सकता है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप से रिजाइन कर सकता है। इंडिया में उसको ऑप्शन दिया गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर स्पीकर कर भी दे रिजाइन तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा इसमें एक्सेप्शन क्या है? जहां पे जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स का मतलब समझना, यहां पे ये सारे के सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर मान लीजिए मोर देन टू थर्ड ऑफ टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्टी, 2/3 से ज्यादा, कि मान लीजिए किसी पार्टी में 6 लोग थे, तो 6 का जो है वो 2/3 कितना हो जाता है आपका? 4 या 4 से ज्यादा हो जाता है। क्लियर? 2/3 से ज्यादा मतलब मान लीजिए 5 या 5 से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने आप को किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए पार्टी के हैं, ये डिसाइड करते हैं और अपने आप को बी पार्टी में मर्ज कर देते हैं, तो अब क्या हुआ? पार्टी की मेंबरशिप तो उन्होंने छोड़ दी, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर जो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, और इस स्पेसिफिक प्रोविजन जो है उसका काफी ज्यादा मिसयूज किया जाता है। क्लियर? समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? ठीक है सब लोगों को? हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है, सबको आ रहा है, सबको आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए, जब एंटी डिफेक्शन लॉ को क्रिटिसाइज भी किया जाता है ना, तो बेसिकली जो है वो यही कहा जाता है या यही बोला जाता है कि यार यहाँ पे स्पीकर की जो पावर है उसको मत दो, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी कुर्सी जाती है, वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 102 भी है, 102 भी है, कि कोई पागल हो जाए, किसी का दिवालिया निकल जाए, कोई इंडिया की नागरिकता छोड़ दे, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन एज पर आर्टिकल 102 ये जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, और प्रेसिडेंट ये काम जो है वो इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पे करता है। क्लियर? तो इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चांसेस ये रहेंगे कि अनबाइज्ड वो ओपिनियन देगा, अनबाइज्ड वो रेफरेंसेस देगा। यही रीजन है, यही कारण है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एंटी डिफेक्शन में भी आर्टिकल 102 का जो प्रोविजन है, यानी कि जो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट है, इसको मेन पावर दी जाए। क्लियर? पर चलो अब नहीं है ऐसा, तो हम लोग क्या करें? तो ये मत याद रख लेना अब यहाँ पे, ये 102 आर्टिकल है डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि जब भी कोई मेंबरों की सदस्यता जाती है, क्लियर, जब भी जो मेंबर्स हैं उनकी सदस्यता, उनकी मेंबरशिप जो वो खत्म होती है, तो उसमें अलग अलग प्रोविजन है। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसकी भी चली जाती है, आर्टिकल 102 के अकॉर्डिंगली चली जाती है ना, इसके अंदर भी चली जाती है, पर आप सीधा सीधा जो आप लोग यहाँ पे याद रखिए। क्लियर? डन? देखिए विप का फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना, वहां जब मैक्सिमम लोग चले गए दूसरी पार्टी में, फिर तो चांसेस यही है कि सीधा रहेगा। क्लियर? देखिए शिवसेना का जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे लोगों ने जब अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मर्ज नहीं किया था, उन्होंने क्लेम किया कि हम क्योंकि मेजोरिटी में है तो हमारे पास पार्टी आनी चाहिए। और अभी आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन का भी वर्डिक्ट आया, जहां पे उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि ये जो शिवसेना है ये उस ग्रुप की है जिसके पास ज्यादा लेजिस्लेचर है। क्लियर? जो शिंदे ग्रुप था उनके पास जो वो ज्यादा लेजिस्लेचर है, यही कारण है कि पूरा जो साइन है शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना जो है वो उसको ही कहा गया। इससे पहले भी हुआ था, 1971 में भी हुआ था, 1969 में बेसिकली कांग्रेस डिवाइड हुई थी, तो 1971 में भी इलेक्शन कमीशन ने यही कहा था, क्योंकि 1969 में इंदिरा गांधी का ग्रुप अलग था और जो सिंडिकेट्स थे, यानी कि जो बुजुर्ग लोग थे, पुराने लोग थे कांग्रेस के, उनका ग्रुप अलग हो गया था।
1971 में, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो सेक्शन था उसके पास ज्यादा सीटें थी, ज्यादा लोग उसके उनके इलेक्ट होके आए थे, यही कारण था कि उनको ओरिजिनल कांग्रेस कहा गया था। तो इतिहास में ऐसी घटनाएं जो घटित होती रहती हैं, तो इनके बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर? देखो विप जो है वो ऑफ बिल्कुल चांस ही दे रहे हैं कि मान लीजिए अगर विप वाली कंडीशन को आप लोग डाल दोगे ना यहाँ पे, तो विप में तो क्या है कि मान लीजिए मैं प्रेसिडेंट हूँ, विप जो है वो मैंने अपॉइंट करना है कि किसको मैं विप अपॉइंट करूंगा, तो मैं उस इंडिविजुअल को कर सकता हूँ जो मर्जी ना हो। क्लियर? तो विप की गेम यहाँ पे नॉर्मली ज्यादा नहीं रहती है, यहाँ पे अगर मर्जिंग होगी तो फिर वहां विप हो ना हो कोई यहाँ पे जो है वो आप लोगों को फर्क देखने को नहीं मिलता। क्लियर? चलिए अब देखिए ये था हमारा शेड्यूल 10। अब जो शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 है इनको हम लोग करेंगे बाद में, जब हम लोग लोकल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस आप याद रख लीजिए शेड्यूल 11 है हमारे यहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, शेड्यूल 12 है हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद इसको ऐड किया गया, और शेड्यूल 12 है हमारा म्यूनिसिपैलिटीज। तो ध्यान रखिए ये आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड हुआ। इन दोनों के दोनों शेड्यूल्स को जो हैं वो हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? देखिए अब देखिए जो मैटर्स होते हैं हमारे लेजिस्लेचर के वो बड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और नो डाउट हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो हम लोग जुडिशियल प्रिज्म से ही देखते हैं। चलिए तो देखिए ये था आज हम सब लोगों का लेक्चर, ठीक है, और आप सब लोगों को इसी के साथ 73rd 74th नॉट 74th 75th ये था आप सब लोगों का आज का लेक्चर। हम लोग जो है वो जल्दी ही मिलेंगे, शेड्यूल जो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और आप सब लोगों को जो है वो हमारी तरफ से हैप्पी होली, और जो हमारी टीम है वो ऑलरेडी होली जो है वो सेलिब्रेट कर रही है, तो आप सब लोगों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे कि आपकी जो जीवन है, आपका जो जिंदगी है उसमें भगवान जो है इसी तरीके से रंग भरता रहे और आप आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। क्लियर? बाकी जो आपके डाउट्स हैं उन लोगों को हम लोग जो है वो नेक्स्ट सेशन में जरूर जो है वो कवर करेंगे। ओके जी, हैप्पी होली, हैप्पी होली। मैं भी एक बार सब बच्चों को जो है हैप्पी होली बोल देता हूँ। सभी बच्चे जो है अच्छे से होली मनाएं भाई, हुड़दंगबाजी ना करें, अच्छे से शांति से सही तरीके से होली जो है वो सेलिब्रेट करें। और आज हम होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, चलिए विनय सर आ जाइए जल्दी। विनय सर 2 शब्द आप भी कह दीजिए। चलो ऑडिबल ऑडिबल, जी सब लोग आवाज सुन पा रहे हैं? बस मैं हाथ से पकड़, ना इसकी जरूरत नहीं, इसका जरूरत नहीं। हेलो ऑडिबल है? एक बार मेरे को आवाज अब आ रही है? नॉट ऑडिबल, स्टिल नॉट ऑडिबल। चलो चलो, थैंक यू हैप। चलो होली के उपलक्ष्य में सभी लोगों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। अच्छा मेरे कलर कौन लगा गया? मैं सेल में इतना बिजी रहा और जो है हितेश ने इतनी देर में काम कर दिया। और आप लोगों को सभी को होली की शुभकामनाएं। और यहाँ पे हम लोग भी अब जो है होली का सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा क्लास हमने कुछ समय पहले जो है स्थगित कर दी है।
और आप लोग भी अपने परिवार के साथ जरूर होली को मनाइए। अच्छा फेस्टिवल है, कलर्स का फेस्टिवल है, और फागुन मार्च का महीना है इस टाइम पे, है ना, स्प्रिंग सीजन आ रहा है। तो चलो इतना ही करते, कोई प्रवचन नहीं है, हैप्पी होली। और ये लो, इन बदला जो है पूरा ले लिया जाए। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलो मैं स्ट्रीम जो है यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। हैप्पी होली एवरीवन।